हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो आर्टिकल है ये थोड़ा बच्चों को परेशान करता है, पर बिल्कुल ही ईजी आर्टिकल है। डोंट वरी, बने रहिए सफलतम क्लासेस के साथ। ठीक है, तो हम लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा +2 का केमिस्ट्री का, ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है एबनॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल मतलब कोई ना कोई उसके अंदर आपको चेंजिंग दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सल्यूट है, ठीक है, और ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हम कैलकुलेट किसका करते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट होता है किसका? सल्यूट पार्टिकल्स का। तो सॉल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल का, ठीक है, जो मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कैलकुलेट होके हमारे पास आता है वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमेशा किसका कैलकुलेट किया जाएगा? सॉल्यूशन में सल्यूट पार्टिकल्स का। ठीक है, तो हमें पता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सल्यूट पार्टिकल का काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर इस आर्टिकल को आगे की तरफ आप प्रोसीड करते हैं। छोटा सा क्या है, एक एग्जांपल लिया कि मैंने सल्यूट लिया एसिटिक एसिड। मैंने लिया सल्यूट कौन? एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH, एसिटिक एसिड मैंने लिया। जब मैं एसिटिक एसिड को क्या करता हूँ, जब मैं एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर क्या करूँगा? डिजोल्व करूँगा। जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो होगा क्या? ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, वाटर के अंदर के जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। किस में टूट जाएगा? CH3COO नेगेटिव और किस में? H पॉजिटिव में। ठीक है, और ये H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन को हम इस एक्वास सॉल्यूशन में क्या नहीं करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ एज ए सल्यूट किसको टारगेट करेंगे? इस एसीटेट आयन को। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डाला तो एसिटिक एसिड पानी के अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो गया। किस में डिसोसिएट हो गया? एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करके बना दिया क्या? हाइड्रोनियम आयन। अब जो ये हाइड्रोनियम आयन है इसको हम क्या नहीं करेंगे? इसको हम मोलर मास वाली कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, मतलब इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट कर देते हैं तो रह क्या गया? रह गया हमारे पास सॉल्यूशन में मोलर मास काउंट करने के लिए या मोलिकुलर मास काउंट करने के लिए कौन? एसिटिक एसिड। तो जब हमारे पास ये एसिटिक एसिड नॉर्मल फॉर्म में था, नॉर्मल मतलब जब इसका एक्चुअल फॉर्मूला था हमारे पास, तब इसका मोलर मास देखो क्या था, तब इसका मोलिकुलर मास देखो क्या था? 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12, 2 का कितना हो गया? 24। ठीक है, हाइड्रोजन देखो 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, तो 4 का कितना हो गया? 4। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो गया? ठीक है, 32। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन कर दूँ, अगर मैं इसको ऐड ऑन कर दूँ तो मेरे पास ऐड ऑन होने के बाद, ठीक है, जो मोलिकुलर मास आता है आपका किसका? CH3COOH का, वो कितना आ जाता है? 60। वो कितना आ जाता है? 60। और जब मैं इस एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डाल रहा हूँ और जब इसका डिसोसिएशन हो रहा है, जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, या कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। इन हाइड्रोनियम आयन को मैंने काउंट ही नहीं किया किसमें? ठीक है, मोलर मास वाले कंसेप्ट में। तो मैं किसको काउंट करूंगा? मैं इस एक्चुअल ये जो आयन है ना, इसको काउंट करता हूँ और इसका मोलर मास देखता हूँ कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है? कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12 तो 2 का 24, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो गया? 32। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का क्या हो गया? 3 यूनिट। अब इसको ऐड ऑन करके, ठीक है, अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो कितना आता है?
यहाँ आता है हमारे पास कितना 59, कितना आता है 59। तो देखो जब ये एसिटिक एसिड नॉर्मल फॉर्म में था तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था 60 था। आफ्टर डिसोसिएशन कितना हुआ 59 हुआ, मतलब क्या हुआ लेस हुआ ना, कम हुआ, मतलब क्या आया कोई ना कोई चेंज आया। तो यही चीज़ तो हमने समझनी है भाई। क्या होता है कि जब किसी सोल्यूशन में, जब एक सोल्यूट को ठीक है क्या किया जाता है सोलवेंट में डिसोल्व किया जाता है, ठीक है, तो वो सोल्यूट उस सोलवेंट में जाने के बाद क्या करता है डिसोसिएशन करता है या एसोसिएशन करता है। अगर तो डिसोसिएशन करेगा, अभी देखा यहाँ पे 60 से कहाँ जा रहा है 60 से जा रहा है 59। अगर तो सोल्यूशन में जाने के बाद क्या करेगा डिसोसिएशन करेगा, ठीक है, तो सोल्यूट का जो मोलिकुलर मास है वो कम होगा। कम होगा किससे, जितना उसका नॉर्मल था ना उससे कम वैल्यू आएगी। नॉर्मल कितना था एसिटिक एसिड का 60, जैसे ही डिसोसिएशन हुआ तो क्या हुआ चेंज हुआ ना, क्या हुआ नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा कम आया। मतलब इसको मैं क्या बोलूँ एब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो ये था, चेंज हुआ, चेंज होने के बाद इतना आया तो ये क्या यूनिट हुई एब नॉर्मल, ठीक है। तो एब नॉर्मल का मतलब क्या है नॉर्मल नहीं है, मतलब जो एक्चुअल हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ नहीं है, उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है जब भी डिसोसिएशन होगा, ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने, जब भी क्या होगा डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो सोल्यूट का ठीक है मोलिकुलर मास हमेशा क्या होगा उसके नॉर्मल मोलिकुलर मास से लेस आएगा, कम आएगा। और जब भी एसोसिएशन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा एसोसिएशन होगा, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, डालने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइन करके मान लो कोई डाइमर बना दिया, कोई ट्राइमर बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ठीक है जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो बढ़ेगा, मतलब क्या आएगा हाई वैल्यू आएगी। मतलब अगर एसोसिएशन होता है सोल्यूट का सॉल्वेंट में जाने के बाद, ठीक है, तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास जो है सोल्यूट का, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट वो क्या होगा बढ़ेगा। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड वाला एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे CH3COOH है, जैसे ही मैंने इसको बेंजीन में डाला, जैसे ही इसको मैंने बेंजीन में डाला तो ये एसिटिक एसिड बेंजीन में जाने के बाद क्या करेगा, ये अपना कर लेगा एसोसिएशन। मतलब एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होके कंबाइन करके क्या करेंगे डाइमर की फॉर्मेशन कर लेंगे। मतलब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलके आपस में एक सिंगल मॉलिक्यूल को जनरेट कर लेंगे। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए थे और इन दो मॉलिक्यूल्स को जैसे ही अपन बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये क्या करते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेते हैं डाइमर की फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में ये बन गया डाइमर। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हमारा एसिटिक एसिड कितना है 1 है, ठीक है, एसिटिक एसिड कितना है मास कितना है 60, ठीक है, अभी काउंट किया था। एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 60। जैसे ही इसको हमने बेंजीन में डाला और इसका एसोसिएशन हो गया तो ये डाइमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ डाइमर की फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 120, ठीक है, क्योंकि देखो इस तरह से है ये। तो क्या हुआ जैसे ही किसी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं और एसोसिएशन होता है तो ध्यान रखना है क्या होता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। तो यहाँ नोट करने की चीज़ें क्या है, यहाँ नोट करने की चीज़ें क्या है, यहाँ नोट करने की चीज़ें इस आर्टिकल में हमारे लिए सबसे पहली तो ये है कि अगर क्या होगा, अगर होगा एसोसिएशन, ठीक है, अगर होगा एसोसिएशन तो क्या होगा, तो आपका मॉलिक्यूलर मास जो है, कौन सा मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगी। किससे, देन, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। और अगर मान लो क्या होगा, अगर होगा
डिसोसिएशन, अगर होगा डिसोसिएशन तो एबनॉर्मल, ठीक है, मोलिकुलर मास जो है उसकी वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, लेस देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, किससे, उस सॉल्यूट की नॉर्मल वैल्यू से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन आपको ये ध्यान में रखना है, तो मैं यहाँ सारी चीज़ें लिख देता हूँ जो हमें नोट करके चलनी है इस आर्टिकल में, ठीक है। पहला क्या है, पहला अभी बताया तुमको कि अगर एसोसिएशन हुआ, अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, मोलर मास जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा। अगर डिसोसिएशन हुआ, अगर डिसोसिएशन हुआ तो मोलर मास सॉल्यूट का जो है वो क्या आएगा, कम आएगा नॉर्मल वैल्यू से, मतलब डिक्रीज होगा। और क्या है, थर्ड पॉइंट और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिख दी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस प्रॉपर्टी, थर्ड जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, उससे क्या पता चलता है, अगर मान लो आपका सॉल्यूट पार्टिकल, अगर आपका सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, क्या करता है, सोलवेंट में जाता है और जाने के बाद अपना जो मोलिकुलर मास है उसको बढ़ा लेता है। तो अगर मोलिकुलर मास बढ़ा, ठीक है, अगर मोलिकुलर मास कब बढ़ेगा, एसोसिएशन के केस में बढ़ने वाला है, ठीक है ना। यहाँ देखो ना, एसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास बढ़ेगा, डिसोसिएशन के केस में मोलिकुलर मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो आपका सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सोलवेंट में गया और जाने के बाद उसने क्या कर लिया, एसोसिएशन कर लिया, और एसोसिएशन जब हो जाएगा तो वो अपना मोलर मास क्या करेगा, बढ़ाएगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और कम किस केस में होते हैं, एसोसिएशन के केस में ही होते हैं। कम किसके केस में होते हैं, एसोसिएशन के केस में होते हैं। तो देखो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, एक और इसमें रिलेशन होता है आई का। अगर मान लो आई की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 1 है, अगर आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या होगा, एसोसिएशन। और अगर आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर 1 है तो क्या होगा, डिसोसिएशन। तो क्या होगा, डिसोसिएशन। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई कौन है यहाँ पे, आई है आपका, ठीक है, वेंट्स हाफ फैक्टर, आई है आपका वेंट हाफ फैक्टर। और आई का रिलेशन इस आर्टिकल में कहाँ देखने को मिलता है कि जो आई होता है, वेंट हाफ फैक्टर होता है, वो किसके बराबर होता है, आई जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, आई जो है वो एक रेशो होती है किसकी, वो रेशो होती है कैलकुलेटेड, ठीक है, एक रेशो होती है कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। अब बात आती है कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास क्या होता है और एब्जॉर्ब्ड मोलिकुलर मास क्या होता है। कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास का मतलब हो गया नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास मतलब जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास क्या होगा, ठीक है,
ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कौन सा मॉलिक्यूलर मास है, वो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं। लास्ट टाइम हमने रिलेशन पढ़े थे तो उसमें हमने क्या किया था, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्या किया था, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो आपका सॉल्यूट था उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा था, और वहां हमने फॉर्मूले भी ड्राइव किए थे। तो उन फॉर्मूलों से जो निकल के आएगा ना हमारा मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, वही तो होगा कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड कौन सा, ठीक है, मोलर मास किसकी हेल्प से जो आया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आया, और उसी को क्या बोलेंगे आप, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आई जो होगा आपका वेंट हाफ फैक्टर जो होगा वो क्या होता है, एक टाइप की रेशो होती है। किसकी रेशो होती है, ऊपर रखो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो हम सिंपल फॉर्मूला देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास से। अब बात आती है एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास वही मॉलिक्यूलर मास तो होगा जिसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन निकालते हैं। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी और चारों में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, किसका, सॉल्यूट का। तो उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करके जा रहे हैं वही तो है हमारा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को एक फॉर्मूले में ड्राइव कर दूं तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो गया कि आई जो है वो किसके बराबर होगा, MC बाय में MO, MC बाय में MO। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्या है कि जो आपका, ठीक है, आई है उसका रिलेशन किसके साथ होता है, एक आई आपका बराबर होता है किसके, ऊपर रखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। एक रिलेशन ये होता है, मतलब मान लो कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और डिसोसिएशन हो गया, तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए उनको ऊपर रखो, जितने आप लेके चले थे उनको नीचे रखो, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आई होगी। और इस आई से ही आप क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, अगर आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है तो एसोसिएशन, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन। आप इसको और आगे पढ़ लेते हैं। देखो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा, डिसोसिएशन होगा तो कम होगा। और क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का बढ़ता है, ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, ठीक है, कौन से मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। और एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, विद हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है वो एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास है। अगर वो एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो रही है तो इसका मतलब सोल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो रहे हैं किसके अंदर, सोल्यूशन में सोल्यूट के, तो समझ लो एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है सोल्यूट के वो लगातार घटा रहे हैं सोल्यूशन में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल आता है, ठीक है, क्या, इसी के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको आप अल्फा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, होता क्या है, अल्फा होता है, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल टेकन, सॉरी,
ये तो आई के लिए बताया था ना हमने, ठीक है, ये तो आई के लिए था। इसके अंदर देखो क्या होगा, क्या पढ़ रहे हैं अपन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से। अल्फा क्या होगा, अल्फा एक टाइप की रेशो होगी, किसकी रेशो होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, एक टाइप की रेशो होगी। क्या रेशो होगी, ऊपर हम रखेंगे भाई कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जितने मॉलिक्यूल हम लेके चले थे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए थे, सपोज करो मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए सल्यूट के, 10 मॉलिक्यूल्स लिए, और इन 10 मॉलिक्यूल्स को जैसे ही मैं क्या करता हूँ, सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करता हूँ। मैंने 10 मॉलिक्यूल किसके, सल्यूट के लिए, और इन 10 मॉलिक्यूल को जैसे ही मैं सोलवेंट में क्या करता हूँ, डिसोल्व करता हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि इन 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो जैसे ही 10 मॉलिक्यूल को सोलवेंट में डाला तो मैंने क्या देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट। मैंने ये देखा कि 10 में से एक पर्टिकुलर टाइम पर 2 मॉलिक्यूल जो है वो आयन में क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो अल्फा क्या होगा, ठीक है, इस केस में अल्फा क्या होगा, तो अल्फा क्या होगा इस केस में, मैंने क्या किया था, 10 मॉलिक्यूल लिए थे, 10 मॉलिक्यूल को सोलवेंट में डाला, 10 में से एक पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ 2 ही टूट पाए, किसमें, आयंस में। तो अल्फा क्या होगा, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, कितने मॉलिक्यूल, 10 में से 2 ही टूटे हैं, ऊपर रखा 2, लेके कितने चले थे, 10। एक पर्टिकुलर टाइम पर 10 में से 2 ही टूट पाए हैं, तो ऊपर रखा मैंने, जितने मॉलिक्यूल्स टूट गए 2 रखे, जितने लेके चला था उससे उसको डिवाइड कर दिया, वैल्यू क्या आई, 1/5, मतलब ठीक है 0.5। अल्फा क्या आया, 0.5, ठीक है। अब सपोज करो कि हमने क्या किया था, ठीक है, अब इसी के अंदर आएगा, ठीक है, क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट किया जाएगा। अब अल्फा कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एसोसिएट बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन, ठीक है। अगर मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा जितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एसोसिएट हो गए आपस में, और उसको डिवाइड कर दूंगा जितने मैं मॉलिक्यूल लेके चला था। सपोज करो मैं 10 मॉलिक्यूल लेके चला था, ठीक है, 10 में से, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, 10 मॉलिक्यूल लेके चला था, 10 में से 2 ही मॉलिक्यूलों ने आपस में कंबाइन किया और एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, तो 10 में से सिर्फ 2 ही एसोसिएट हुए, तो अल्फा क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट। मैं 10 लेके चला था, 10 में से 2 ही एसोसिएट हुए, तो 2 ऊपर रखा, लेके कितना चला था मैं, 10, यहाँ क्या आएगा 0.5। तो ये होता है। अब देखो क्या होता है, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, और जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन को कैलकुलेट करके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, वेन हाफ फैक्टर, ठीक है, उसके रिलेशंस मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो वही चीज हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। अब नेक्स्ट हमारा एम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को
कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों को ही अल्फा से डिनोट करते हैं हम लोग। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आर्टिकल है, क्या है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। और किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ वेंट्स हाफ फैक्टर, मतलब आयोटा से। वेंट हाफ फैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसको कैलकुलेट करके चलेंगे। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक सल्यूट है A, और उस A सल्यूट को मैंने क्या किया, ठीक है, सोलवेंट के अंदर डिजोल्व कर दिया। जैसे उस सल्यूट A को मैं सोलवेंट में डिजोल्व करता हूँ, तो सोलवेंट में डिजोल्व करने के बाद वो डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है, वो डिसोशिएट हो जाता है किसके अंदर, ठीक है, B में और C में। तो A जो है वो हमारा सल्यूट है, इस सल्यूट को जैसे ही सोलवेंट में डिसोल्व किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B और C के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन ली। तो यहाँ पे देखो, जब टाइम क्या है, ज़ीरो है, जब टाइम क्या है, ज़ीरो है, तो मैंने क्या किया कि जो आपका सल्यूट A था ना, उसके 1 मॉलिक्यूल में लेके चला, 1 मोल जो मॉलिक्यूल है वो मैं लेके चला। जब टाइम 0 है तो A जो है आपका सल्यूट, उसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 1 मोल्स, ठीक है। टाइम क्या है, 0, 0 का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं किया, डिसोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं की। तो जब टाइम 0 है तब मेरे पास A जो है सल्यूट वो कितना है, 1 मोल है। ये तो दोनों बनेंगे ही नहीं क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसकी कंसंट्रेशन 0 और इसकी कंसंट्रेशन 0। जैसे ही मैंने क्या किया, A को, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया और इसको कुछ टाइम तक वॉच किया, ठीक है, और कुछ टाइम पर इसको वॉच किया, और वॉच करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा, तो उस टाइम को मैं बोलता हूं टाइम T, ठीक है। तो एट टाइम T मैं बोलता हूं एट टाइम T पर, टाइम T क्या है, इस एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होने के बाद कुछ भी टाइम हो सकता है। मान लो मैंने 2 मिनट बाद वॉच किया, 3 मिनट बाद वॉच किया, तो एट टाइम T पर मैंने बोला कि अल्फा मोल्स ऑफ A, ठीक है, विल डिसोशिएट, ठीक है। तो टाइम T पर मैंने क्या देखा कि A के अल्फा मोल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, डिसोशिएट हो चुके हैं। अगर A के अल्फा मोल डिसोशिएट होंगे तो जितना ये डिसोशिएट होगा उतना ये बनेंगे। तो एट टाइम T पर इसके अल्फा मोल क्या हुए, डिसोशिएट हुए, तो इनके क्या होंगे, इसके भी अल्फा मोल्स बढ़ेंगे, ठीक है, और इसके भी अल्फा मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब एट टाइम T पर मैंने ये बोला कि A के अल्फा मोल्स क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। जितने इसके डिसोशिएट होंगे उतने ही तो वो बनेंगे। तो इसके अल्फा मोल डिसोशिएट हुए तो इसके क्या, इसके अल्फा मोल्स बने और इसके भी अल्फा मोल्स बने। और उस टाइम T पर A के कितने रह गए, जितने पहले थे उसमें से जितने डिसोशिएट हो गए वो घटा दिए, तो A माइनस अल्फा इतने मोल्स A के, ठीक है, सोल्यूशन में टाइम T पर होंगे, ठीक है, टाइम T पर होंगे। तो ये सारा का सारा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा क्राइटेरिया, फिर हम यहाँ पे वेंट हाफ फैक्टर अप्लाई करेंगे। और ये सिचुएशन हर एक कंपोनेंट के लिए कुछ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास NaCl है, NaCl को जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे, NaCl को जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। मान लो आपने एक फॉर्मूला लिया था NaCl का, आपके पास एक फॉर्मूला था NaCl का, उसको पानी के अंदर डाला, तो डालने के बाद क्या हुआ, ठीक है, एक सोडियम आयन बना और एक क्लोराइड बना,
टोटल कितने बने यहाँ पे 2। अगर आपने यहाँ पे H2SO4 लिया, H2SO4 को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो क्या होता है, 2 H पॉजिटिव आयन बनते हैं और एक क्या बनता है आपका सल्फेट आयन बनता है। तो इस केस में देखो क्या हुआ, 2, ये बन रहा है 1, टोटल कितने बन रहे हैं 3। अगर आपने यहाँ पे H3PO4 लिया, उसको वाटर के अंदर डाला तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3H पॉजिटिव, 3H पॉजिटिव और एक PO4 3 नेगेटिव, तो 3 और 1 यहाँ पे कितने बने 4। तो मतलब हर एक सल्यूट पार्टिकल के केस में, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन जो आयंस है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस, उनका रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेके चला था टाइम t पर, जब टाइम क्या था 0 था, तब मैंने इसका 1 मोल लिया था, ये तो बने ही नहीं थे, तो इसके नंबर ऑफ मोल 0, इसके नंबर ऑफ मोल 0, ठीक है। तो एट टाइम टी पर क्या बोला मैंने कि अल्फा मोल्स ए के क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। अगर अल्फा मोल ए के डिसोसिएट हो गए, ठीक है, तो बी और सी के कितने बनेंगे, अल्फा अल्फा, कितने बनेंगे, अल्फा अल्फा, ठीक है, और इसके कितने रह जाएंगे 1 माइनस अल्फा। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, यहाँ रिजल्ट हर एक केस में अलग अलग आएगा, तो मैं इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर ऐड ऑन करूं तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे एन अल्फा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे इसी आर्टिकल्स को, कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है, विद हेल्प ऑफ वेंट हाफ फैक्टर, और ऑल्सो वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन विद हेल्प ऑफ वेंट हाफ फैक्टर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए सफलतम क्लासेस के साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।